हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं और इसके बाद इस चैप्टर को बोलेंगे हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, लास्ट जो है पोर्शन हमारा बचा था, एक लेक्चर इसमें ये वाला लगेगा, उसके बाद में अपना चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर एक चैप्टर हमारा और बचेगा, इवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उद्ध विकास। इसको मैं वन शॉट में लाने की कोशिश करूंगा, अगर हो पाएगा तो, नहीं तो फिर एक दो पार्ट में उसको भी करेंगे। फिर कुछ बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड है कि सर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो वाला लेके आओ, तो उसको भी मैं एक ही वीडियो में आपको करवा दूंगा। और वो इतना ज़्यादा आपको लग रहा है ना कि है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, देख लेना आप, कुछ भी नहीं है वो तो आपको सिंपल है बहुत ही। तो वो अपना लास्ट लेक्चर उसी का रहेगा। ठीक है, फिर अपना वैसे भी बायोलॉजी का कोर्स अब डी एंड की तरफ है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं तीन चीजें। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर ओपेरॉन सिस्टम क्या होता है, ओपेरॉन सिस्टम जिसके अंदर लेक ओपेरॉन हमें पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद हमें पढ़ना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तीनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इसके बाद इन तीनों टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, तो क्लास पूरी देखेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको आनंद आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं जरूर बोलूंगा। ये बोल मैं सकता हूं लेकिन करना आपके ऊपर है, बट अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना। ठीक है, और शेयर भी कर देना इस क्लास को आपके अन्य दोस्तों के साथ में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में, जिनके भी साथ में। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ेंगे ओपेरॉन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बाकी वाली चीजें पढ़ते जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ओपेरॉन सिस्टम होता क्या है, तो इसको ऐसे नहीं समझना है। ओपेरॉन सिस्टम आप पहले शुरुआत में मैं इसका मतलब समझा दूं, जैसे मैं कह दूं कि जीनों के समूह को ओपेरॉन कहते हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या जीनों का समूह इट मींस, है ना, समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम समझते हैं लेक ओपेरॉन। ठीक है, वैसे ओपेरॉन सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। लेक ओपेरॉन हो सकता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हो सकता है, एलेनिन का ओपेरॉन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ओपेरॉन हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है लेक ओपेरॉन, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है ओपेरॉन सिस्टम का। तो हम एक लेक ओपेरॉन पढ़ेंगे और वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो आपको कहीं और से पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ना है। ओपेरॉन सिस्टम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेक ओपेरॉन। चलो, लेक ओपेरॉन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, ओपेरॉन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट आपको करना रहेगा। लेक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम पहले जान लेते हैं, फिर इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले देखो, मैं ओपेरॉन सिस्टम जितने भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। जितने भी ओपेरॉन सिस्टम है वो कहां पे पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स का अब आप मतलब समझ गए होंगे, यानी कि प्रोकैरियोट्स अगर मैं कहूं तो समझ लेना मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोट्स मतलब। ठीक है, अब लेक ओपेरॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो आपको समझनी है। पहली बात, लेक ओपेरॉन भी एक ओपेरॉन सिस्टम है, तो मतलब ये भी प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये जीवाणुओं में पाया जाता है। जीवाणुओं में, जीवाणु कहो प्रोकैरियोट्स कहो एक ही बात है, जीवाणुओं में पाया जाता है। और जीवाणुओं में किससे संबंधित है? लेक का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड शुगर है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीन इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड शुगर है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ये वाली जो है फ्रक्टोज आपकी मोनोसैकेराइड शुगर है। तो यानी कि लेक से लैक्टोज हमें पता चलता है। तो ये जीवाणुओं में जो लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज के उपापचय से संबंधित है, लैक्टोज के उपापचय से संबंधित है। ये बात क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समझनी नहीं है, समझ में इस क्या लेना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट, ये जो ओपेरॉन है, ये ओपेरॉन डिस्कवर्ड किसने किया था? ठीक है, तो ये किसने खोजा था? दो वैज्ञानिक हैं, जेकोब एंड मोनेड।
साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ने 1961 में खोजा। 1961 में इसकी खोज की, ये भी क्लियर है। तीसरी बात यहां पे आपको ध्यान में रखनी है कि जो लेक ओपेरॉन सिस्टम है ये एक इंड्यूसेबल ओपेरॉन सिस्टम है, ठीक है। लेक ओपेरॉन एक इंड्यूसेबल, इंड्यूसेबल का मतलब उत्प्रेरक्य, उत्प्रेरक्य ओपेरॉन है। और यहां पर इंड्यूसर का, इंड्यूसर यानी कि उत्प्रेरक का कार्य स्वयं लैक्टोज करता है, स्वयं लैक्टोज करता है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तीन बातें मैंने आपको बताई, तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। पहली बात, बैक्टीरिया में मिलेगा। बैक्टीरिया में किससे संबंधित है? लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित, ठीक है। दूसरी बात, इसकी खोज से संबंधित, तो खोजा किसने? तो 1961 में दो साइंटिस्ट जेकोब एंड मोनेट ने। तीसरी बात मैंने की कि जो लेक ओपेरॉन है ये आपका इंड्यूसेबल ओपेरॉन, उत्प्रेरक ओपेरॉन है। और यहाँ पे जो उत्प्रेरक का काम है वो स्वयं लैक्टोज कर रहा है, स्वयं लैक्टोज यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करेगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो, ये जो ओपेरॉन सिस्टम है, अब अपन सीखेंगे। यह ओपेरॉन सामान्यतः जीवाणुओं में बंद रहता है, ठीक है। सामान्यतः ये क्या रहेगा? बंद रहेगा। क्यों रहेगा? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नॉर्मली ये ओपेरॉन चालू नहीं होता है, ऑन नहीं होता है, बंद ही रहता है। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया का जो एनवायरनमेंट है, उसकी सेल है, उसके अंदर जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज के उपापचय का मतलब लैक्टोज के पचाने से संबंधित है, तो लैक्टोज जब होगी प्रेजेंट उसके माध्यम में, तभी तो ये ऑन रहेगा। ये केवल तभी ऑन होता है जब उसके एनवायरनमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है, और ओनली लैक्टोज प्रेजेंट है, ओनली लैक्टोज है। अगर ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो पहले वो ग्लूकोज का प्रयोग करेगा, उसके बाद लैक्टोज का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि ये सामान्यतः बंद रहता है, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में बैक्टीरिया की सेल में ग्लूकोज मिल जाता है। जब उसको ग्लूकोज मिल जाता है तो वो क्यों एनर्जी खर्च करना चाहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बात मैं लिख देता हूं, सामान्यतः जीवन बंद रहता है जब तक उसके माध्यम में ग्लूकोज उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। ग्लूकोज व लैक्टोज दोनों उपस्थित होने पर पहले ये ग्लूकोज का प्रयोग करेगा, पहले ये ग्लूकोज का प्रयोग करेगा। लेकिन अब यहां पे जगह नहीं बची है, लेकिन लिख देते हैं, दिख रहा होगा आपको। लेकिन जब केवल लैक्टोज उपस्थित हो तब यह ओपेरॉन ऑन होता है। फंडा क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, उसके एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट मतलब उसकी सेल में ग्लूकोज नॉर्मली रहता है और वो उसी का प्रयोग करता है अपने भोजन के लिए, ठीक है, अपनी एनर्जी के लिए। नॉर्मल हम उसी का करते हैं। लेकिन लैक्टोज जब उपस्थित होगा तब वो उसको लेक ओपेरॉन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अलग सिस्टम चाहिए। फिर ग्लूकोज के लिए तो कोई सिस्टम नहीं चाहिए, तो ओपेरॉन बंद रहता है। लेकिन लैक्टोज को पचाना है तो फिर उसको अपना एक अलग ओपेरॉन ऑन करना पड़ेगा, सिस्टम ऑन करना पड़ेगा, जिसको हम ओपेरॉन बोलते हैं, ठीक है। और लैक्टोज से संबंधित है तो लेक ओपेरॉन नाम दे दिया।
अब मैंने कहा कि अगर उसके माध्यम में ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है तो वो पहले ग्लूकोज का प्रयोग करेगा। पहले वो लैक्टोज का प्रयोग क्यों करेगा? क्योंकि लैक्टोज को पहले उसे तोड़ना पड़ेगा दो मोनोसेकेराइड में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, फिर वो ग्लूकोज का प्रयोग करेगा। तो ऐसा कोई चाहता है? अब आप खुद सोचिए ना कि आप ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं करेंगे। जैसे कि आपको एक तो बना बनाया हुआ चूरमा मिल रहा है घर पे, तो आप उसको खाना पसंद करेंगे कि खुद उसको चूर के फिर खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, अगर बना बनाया मिल रहा है तो पहले आप उसको खाएंगे। तो ये भी पहले ग्लूकोज खाता है। फिर कभी कभार कंडीशन आ जाती है कि वो बना बनाया हुआ उसको नहीं मिलता है, ग्लूकोज नहीं मिलता है, फिर लैक्टोज से काम चलाना पड़ेगा। मान लो आपके घर पे जो है आज मम्मी नहीं है, ठीक है, कहीं गई हुई है बाहर, तो आपको फिर खुद बनाना पड़ेगा। अब तो है ना, खुद अपने हाथों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसको भी अब जो है ग्लूकोज नहीं है तो फिर अपने को ओपेरॉन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यह लेक ओपेरॉन को ऑन करेगा और लैक्टोज का प्रयोग करेगा, क्योंकि जिंदा तो रहना है, जिंदा तो रहना है। तो जिंदा रहना है तो फिर कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। अब ग्लूकोज है नहीं, तो ग्लूकोज नहीं है तो इस लैक्टोज को भी तोड़ के खाना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई? ये बातें क्लियर हुई? ठीक है, अब ये आपको ये समझना है कि कैसे ये बंद रहता है, कैसे चालू होता है, ये काम कौन करता है, ये काम कौन करता है, कैसे बंद रहता है, कैसे चालू रहता है, ये हमें समझना है। ये इसका प्रोसेस है। इसको एक बार नोट करो आप, इसको एक बार आप नोट करो, इसको नोट करेंगे आप एक बार। मिटाऊं? मिटा रहा हूं भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे बताओ मेरे को पहले तो। अब मान लो मैं एक बड़ा सा बैक्टीरिया बना लेता हूं, XYZ कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया ई कोलाई। ये मेरा ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये मेरा क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। बिल्कुल, ये आपका डीएनए है और पूरा सर्कुलर डीएनए होता है। तो मैंने उसका एक जीन बनाया है। ठीक है, ये मान लो उसका जीन है, ये उसका क्या है? जीन है। ये आपको पता है कि जो डीएनए का काम का भाग होता है, जैसे आरएनए बनता है, उसको जीन कहते हैं। तो ये मेरा जीन है और इस जीन को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। ये हमारा जो जीन है इसको हम नाम देंगे स्ट्रक्चरल जीन। ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने ट्रांसलेशन ढंग से पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, अब बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? जो ये होता है ना, ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब एक ही आरएनए से कई प्रोटीन बना सकते हैं। जैसे कि यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, एक एमआरएनए से केवल एक प्रोटीन बनेगा। यहाँ पे ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, मतलब इसके भी अलग अलग पार्ट होंगे। इतने पार्ट से एक अलग प्रोटीन बनेगा, इतने पार्ट से एक अलग प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे इस जीन में ये जो ये वाला पार्ट है, इसे हम देंगे लेक जेड नाम, इसको लेक वाई और इसको लेक ए। इसको लेक जेड नाम दे दिया, इसको लेक वाई, इसको एक लेक ए नाम दे दिया। ठीक है, ये एक पूरा जीन है, इसको स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। और स्ट्रक्चरल जीन में भी ये बैक्टीरिया है तो पॉलीसिस्टोनिक होगा, मतलब एक एमआरएनए से कई प्रोटीन बनेगी। मान लो यहाँ पे कोई भी एमआरएनए है तो उससे प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इससे एक अलग प्रोटीन बनेगी। मान लो इस वाले पार्ट से अलग ये तीन पार्ट हो गए, एक पार्ट इसका ये वाला, एक पार्ट ये वाला, एक ये। इससे मान लो एक जो लेक जेड जो है, इस जीन से, इस एमआरएनए से एक जो प्रोटीन बना उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इससे बना जो इस वाले से, उसका नाम दे दिया हमने परमीएज। क्या नाम दे दिया? परमीएज। और इससे जो बना इसका नाम हमने दे दिया ट्रांसफेरेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, और तीसरा वाला जो बना उसको हमने नाम दे दिया ट्रांसएसिटाइलेज। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन में ये होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अब एक जो जीन होता है, उस जीन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, ये आपको पता है। एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक प्रमोटर होता है और एक टर्मिनेटर होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, यहाँ पे इसका क्या होगा? प्रमोटर होगा। यहाँ पे इसका क्या होगा?
ये वाला मान लो इसका प्रमोटर है, ये ऐसे ऊपर नहीं निकला हुआ रहता है, हम बनाने के लिए बनाते हैं इसको, अलग से दिखाने के लिए। तो ये इसका प्रमोटर हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्रमोटर हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्रमोटर हो गया। और प्रमोटर हो गया, अब इस प्रमोटर से ही आरएनए पॉलीमरेज अंदर प्रवेश करता है। ये हमारा एंजाइम हो गया आरएनए पॉलीमरेज। देखो समझ में आएगा, ध्यान से सुनते जाओ। आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम क्या करेगा, यहां से प्रवेश करेगा और यहां पे आगे जाएगा और इससे क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। इससे तो एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से आगे जाके प्रोटीन बनेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब यहां पे मैंने कहा नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब लेक ओपेरॉन जब बंद रहता है, लेक ओपेरॉन ऑफ है मतलब बंद है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बंद कैसे होगा, बंद केवल तभी होगा, बंद होने का मतलब ये प्रोटीन नहीं बने, है ना, ये जो एमआरएनए है इससे आगे ये प्रोटीन नहीं बने, इसी का मतलब तो है बंद होना। तो ये बंद कब होगा, ये बंद तब होगा जब हम आरएनए पॉलीमरेज को अंदर नहीं घुसने दे। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको अगर अपन अंदर नहीं घुसने दे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे रोके, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक रीजन होता है, यहाँ पे इस प्रमोटर से जस्ट आगे एक रीजन होता है ये वाला, और इसको हम नाम देते हैं ऑपरेटर। इसको हमने क्या नाम दिया, ऑपरेटर। ये भी एक प्रकार का जीन है। अब यहाँ पे ऑपरेटर हो गया, इससे जस्ट आगे इधर एक जीन होगा, इधर वाला ये जीन हो गया, ये वाला, ये जो जीन है इसको हम नाम देंगे आई जीन। आई जीन का मतलब है इनिबिटरी जीन, आई जीन का मतलब है इनिबिटरी जीन। और इसके इधर भी एक प्रमोटर लगा रहता है, इसके इधर भी एक क्या है, ये प्रमोटर लगा हुआ है। ध्यान से सुनते जाओ, बहुत आसान है। इतनी बातें समझ में आई। मैंने कहा इस आरएनए पॉलीमरेज को रोकना है, तो रोकेंगे कैसे, ये तो प्रमोटर से प्रवेश करके आगे बनता है। रोकना क्यों है, ताकि ये प्रोटीन नहीं बन पाए। ये प्रोटीन तब बनती है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो, लिख देता हूं मैं इसकी, ये प्रोटीन केवल तभी बनेगी जब माध्यम में लैक्टोज हो। सामान्य अवस्था में नहीं, सामान्य अवस्था में नहीं। ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ना कि लेक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइड बनता है, लेक वाई से परमिएज बनता है, लेक ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है, ये सामान्य कंडीशन में नहीं बनती। ये केवल तब बनेगी जब इसका ये आरएनए पॉलीमरेज इसमें प्रवेश करेगा, जब आरएनए पॉलीमरेज इसमें जाएगा और इनसे ये बनाएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में इस आरएनए पॉलीमरेज को हमें रोकना है, यहां से प्रमोटर से आगे नहीं बढ़ने देना है। आगे क्यों नहीं बढ़ना है, क्योंकि इसी को देख के तो ये बनाता है, ठीक है। इसको रोकेंगे कैसे, मैंने कहा इसको रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है। यहाँ पे इसको रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है। यहाँ पे जो प्रोमोटर है उसके जस्ट आगे ऑपरेटर लगा रहता है, ऑपरेटर से इधर एक आई जीन होता है और इधर एक क्या होता है, प्रमोटर होता है। आई जीन के इधर भी एक प्रमोटर होता है, क्योंकि जीन के इधर प्रमोटर होता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चरल जीन है तो इधर भी प्रमोटर, तो आई जीन के इधर भी प्रमोटर। अब ये जो आई जीन है ना, ये आई जीन एक क्या कहते हैं, इनिबिटरी प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या करता है, एक इनिबिटरी प्रोटीन का निर्माण करता है। समझते जाना मेरी बातों को ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इनिबिटरी प्रोटीन बनाता है। ये इसको आप कह सकते हैं रिप्रेशर, रिप्रेशर मतलब दबाना, रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन, ये आई जीन, आई का मतलब इनिबिटरी जीन। ये इनिबिटरी रिप्रेशर या इनिबिटरी प्रोटीन का निर्माण करेगा। और ये जो प्रोटीन ये बना रहा है, ये प्रोटीन कहां पे अटैच हो जाएगी, ये प्रोटीन यहाँ पे इधर आके इस साइड पे अटैच हो जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑपरेटर पे ये प्रोटीन अटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ये प्रोटीन इस ऑपरेटर पे अटैच हो जाएगी, तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां से आगे नहीं बढ़ने देगी। ये जो आरएनए पॉलीमरेज हमारा आया हुआ है, इस आरएनए पॉलीमरेज को ये वाली प्रोटीन अब यहां से आगे नहीं बढ़ने देगी। और अगर यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता है तो लेक जेड, लेक वाई, लेक ए से ये प्रोटीन नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां से इनको बनाने का काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। इनको बनाने का काम आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज के साथ में ये अगर इनिबिटरी प्रोटीन लग गई तो ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगी, तब ये प्रोटीन भी नहीं बनेंगे। और ये प्रोटीन नहीं बनेंगे मतलब लेक ओपेरॉन ऑफ है, लेक ओपेरॉन सिस्टम क्या है, बंद है। तो ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन, यानी कि इसमें क्या है, लेक ओपेरॉन ऑफ है, लेक ओपेरॉन बंद है इसमें।
समझ रहे मेरी बात को, लेक ओपेरोन इसमें बंद है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप कहेंगे सर ओपेरोन होता क्या है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, इनिबिटरी जीन, प्रमोटर, और ये जो पूरा सिस्टम है जो इस आरएनए पॉलीमरेज जीन, इस जीन को एक्सप्रेस होने से रोक रहा है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, ओपेरोन कहा जाता है। और नॉर्मल परिभाषा इसकी अगर मैं कहूं तो जीनों के समूह को या ग्रुप ऑफ जीन्स इज कॉल्ड ओपेरोन। तो ये ग्रुप ऑफ जीन्स ही तो है ना, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, इनिबिटरी जीन, प्रमोटर्स, ये सारे क्या है, जीनों का एक ग्रुप है। और इसका काम ही ये एक ही है कि इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने से रोकना, और अल्टीमेट इसका जो टारगेट है वो ये है कि इस जीन को एक्सप्रेस होने से रोकना। जीन एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है, वो जीन अपनी प्रोटीन बना देगा तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर उसको दबाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे ये पूरा सिस्टम चालू रखते हैं, ठीक है। तो ओपेरोन समझ में आ गया, ओपेरोन समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल जीन जो आप देख रहे हैं, प्लस इसमें जो भी रेगुलेटरी जीन है जो इसको रेगुलेट करती हैं उसे कहते हैं रेगुलेटरी जीन, जिसके अंदर आपका ऑपरेटर आ जाएगा, आपका प्रमोटर आ जाएगा, आपका आई जीन यानी कि इनिबिटरी जीन आ जाएगा। ये सारे जो हैं, इन पूरे को क्या कहा जाता है, इस पूरे को ओपेरोन कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी सीक्वेंस लिखूं तो पहले प्रमोटर आया, फिर आई जीन आया, फिर प्रमोटर आया, फिर ऑपरेटर आया, फिर आपका लेक जेड आया, ठीक है, फिर लेक वाई आया, लेक ए आया। ये पूरा एक ओपेरोन है, ये पूरा एक ओपेरोन है, समझ आ रहा है। तो ओपेरोन की सामान्य परिभाषा हो जाएगी जीनों के समूह को ओपेरोन कहते हैं। अब समझ में आया इसका मतलब, जीनों के समूह को ओपेरोन कहते हैं, इसका मतलब समझ में आया, ठीक है। तो ये हुई नॉर्मल कंडीशन, जब लेक ओपेरोन ऑफ रहता है सामान्य अवस्था में, ठीक है। ये क्या रही इसकी नॉर्मल कंडीशन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ेंगे कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। डन है। एक बार मैं इसको और समझा देता हूं आपको, सुनो। मैंने कहा ये एक इकोलाई है और इसी इकोलाई के अंदर ये एक डीएनए है। इकोलाई में सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन हमने पूरा नहीं बनाया, डीएनए का एक पार्ट बनाया। फिर मैंने कहा डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाता है उसे हम जीन कहते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक जीन ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये हमने जीन लिया। अब आपको पता होगा एक जीन में 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, वह स्ट्रक्चरल जीन डीएनए का वह भाग या जीन का वह भाग होता है जिससे एक्चुअली आरएनए बनता है। समझ रहे मेरी बात को, डीएनए का वह भाग जिससे आरएनए बनता है उसे जीन कहेंगे, और जीन में भी वह भाग जिससे आरएनए बनता है उसे स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल जीन। इसके अलावा जीन में प्रमोटर भी होता है, टर्मिनेटर भी आता है। तो मैंने कहा इस जीन से पहले ये आपका प्रमोटर होता है, और इस प्रमोटर से ही आरएनए पॉलीमरेज प्रवेश करता है और इसे आरएनए बनाता है। इस प्रमोटर से ही आरएनए पॉलीमरेज प्रवेश करता है और आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से आगे प्रोटीन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा सामान्य अवस्था में ये जो है आरएनए नहीं बनना है, इससे सामान्य अवस्था में आरएनए बनाना नहीं है, क्योंकि आरएनए बनेगा तो फिर आगे जाके प्रोटीन बन जाएगी, और प्रोटीन बन जाएगी तो ये जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। तो हमें तो इस जीन को दबाना है, नहीं करना है सामान्य अवस्था में। तो इसके लिए मैंने कहा एक पूरा सिस्टम आएगा। क्या सिस्टम आएगा, मैंने कहा इस प्रमोटर से जस्ट पहले आएगा ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, इन सब का काम भी समझ में आएगा। ऑपरेटर आया, मैंने कहा इस प्रमोटर से इधर एक जीन आएगा जिसे हम आई जीन कहेंगे, और इसका भी एक प्रमोटर होगा हर जीन का। जैसे इसका ये प्रमोटर है तो इस जीन का भी ये प्रमोटर है। ये जो आई जीन है, ये आई जीन क्या करता है, ये आई जीन एक आई प्रोटीन यानी कि इनिबिटरी या रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। रिप्रेसर मतलब नाम ही दबाना होता है। तो ये जो प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करेगा आई जीन, वो रिप्रेसर प्रोटीन जाके इस ऑपरेटर पर जाके लग जाएगी। ऑपरेटर पे जाके क्यों लगी, ताकि ये इस आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से आगे बढ़ने में रोक पाए, प्रमोटर से आगे बढ़ने से रोक दे। और अगर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो ये तीनों प्रोटीन आपकी नहीं बन पाएगी, ये तीनों आपकी प्रोटीन नहीं बढ़ पाएगी। ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको समझनी है। समझ आ गया, मिटाऊं, चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या क्या मिटाना मुझे, यहां पे ध्यान से देखो आप। ठीक है,
अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, जब अब लेक ओपेरॉन को हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, और ऑन कब होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी तब लेक ओपेरॉन ऑन रहेगा। अब हम ऑन वाली सिस्टम कर रहे हैं, ऑन कैसे होगा, मान लो इसके अंदर, इस सेल के अंदर कहीं से लैक्टोज आ गया और अब इसके अंदर पूरा ग्लूकोज खत्म हो चुका है, तो अब इसको लैक्टोज पचाना पड़ेगा। अब ये कैसे पचाएगी, जैसे ही लैक्टोज इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये निर्माण कर लेता है एलोलैक्टोज का। ये किसका निर्माण करेगा, एलोलैक्टोज का। मेरी बात समझ रहे हैं, ये किसका निर्माण कर देगा, एलोलैक्टोज का कर देगा। ध्यान से समझना, एलोलैक्टोज का निर्माण इसने कर दिया, लैक्टोज जैसे ही अंदर प्रवेश करी सेल के, एलोलैक्टोज बन जाएगा। अब ये एलोलैक्टोज क्या करेगा, यहाँ पे ये जो इनिबिटरी प्रोटीन यहाँ पे आई थी, ये जो इनिबिटरी प्रोटीन यहाँ पे आई थी, जो बहुत कचरा हो गया यार, ठीक है, ये समझो, ये जो इनिबिटरी यहाँ पे प्रोटीन पड़ी है, जो क्या कर रही है, इसको आगे जाने से रोक रही है, ठीक है, क्योंकि ये इसको आगे जाने से रोक रही है, तो अब ये जो एलोलैक्टोज है ना, ये एलोलैक्टोज इसके साथ बाइंड कर जाएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये जो एलोलैक्टोज है, ये एलोलैक्टोज जो है बाइंड्स विथ इनिबिटरी प्रोटीन, इनिबिटरी प्रोटीन के साथ ये बाइंड करेगा, मतलब उसके साथ जुड़ जाएगा और उसको जोड़ के इधर साइड कर देगा, इसको जोड़ के इधर साइड कर देगा। अब अगर इसको साइड कर दिया तो अब इसको रोकने वाला कौन है, अब ये प्रवेश करेगा बिल्कुल आसानी से और ये इसका निर्माण कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बात है। आप अगर ऑफ वाला सिस्टम समझ गए तो ऑन वाला कुछ भी नहीं है। ऑन में सिंपल बात है, जो इनिबिटरी प्रोटीन यहाँ पे लगी हुई थी ना, वो यहाँ पे उसको एलोलैक्टोज हटा देता है। जब लैक्टोज माध्यम में आएगा, मान लो पहले तो लैक्टोज था ही नहीं, तो उसको हटाने वाला ही नहीं था कोई, तो यहाँ पे ये जुड़ी हुई थी और इसको आगे नहीं जाने दे रहा था, तो ये प्रोटीन भी नहीं बन रहे थे। अब लैक्टोज अगर माध्यम में आ गई तो ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगी पहले, ठीक है, और एलोलैक्टोज इस इनिबिटरी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा और इसको साइड कर देगा कि हट, इसको जाने दे, ठीक है। तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज अब यहां से जा सकता है, और अगर यहां से ये आरएनए पॉलीमरेज जा सकता है तो इस जीन से ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा, उस आरएनए से ये प्रोटीन बनेंगे और ये प्रोटीन बन के फिर से लैक्टोज का पाचन स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा काम क्यों हो रहा है, ताकि लैक्टोज का पाचन हो सके। ये काम क्यों हो रहा है, इसको क्यों हटा रहा है और इसको क्यों प्रवेश करा रहा है, ताकि ये प्रोटीन बने। ये प्रोटीन क्यों काम आएगा, ये प्रोटीन लैक्टोज को पचाने में काम आएगा। कैसे, देखो सबका अलग अलग काम है, जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये जो एंजाइम है, ये क्या काम करता है, ये जो लैक्टोज है उसको, लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड शुगर है, तो इसको दो मोनोसेकेराइड इकाइयों में तोड़ना पड़ेगा, और लैक्टोज का होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो इसको ग्लूकोज और लैक्टोज को ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। तो तोड़ना ही तो है, यही तो मेन काम है। अगर ग्लूकोज में तोड़ दिया तो फिर ये ग्लूकोज का पाचन करना शुरू कर देगा, है ना, तो लैक्टोज को तोड़ना है। अब आप कहेंगे सर तो बाकी वालों का क्या काम है, तो परमिएज क्या करता है, परमिएज क्या करता है, यह है लैक्टोज के प्रति, लैक्टोज के प्रति जो झिल्ली है, कौन सी झिल्ली, बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली, प्रति झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाता है, पारगम्यता बढ़ाता है, ताकि ये इसके अंदर प्रवेश कर सके। नॉर्मली ये इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो परमिएज का काम होता है कि ये जो लैक्टोज है ना, इसके प्रति इस झिल्ली की पारगम्यता बढ़ा देना, ताकि ये अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। ट्रांस एसिटाइलेज का काम आपको नहीं समझना है, ट्रांस एसिटाइलेज का काम इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात आप मान सकते हो मेरी, इतनी बात आप मेरी मान सकते हो, ट्रांस एसिटाइलेज नहीं आएगा, आपको बाकी वाला समझना है। क्या बाकी वाला आप समझ पाए, बाकी वाली चीज आप समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो बोलो यस, ताकि हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसको स्टार्ट करें। बताओ समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इतना सी बात आपको याद रखनी है, इतना सी नहीं, इतनी सी। ठीक है, मिटाऊं मैं इसको, मिटाऊं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको भी समझना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है इसको भी हमें समझना है। किस किस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आती है? किस किस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस आता है वो लिखेंगे यस। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को आता है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने बच्चों को ये प्रोसेस आता है। चलो, हमारा टॉपिक रहने वाला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हिंदी में इसको कहते हैं डीएनए अंगुली छाप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? डीएनए अंगुली छाप। इसमें क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए का एक फोटो ले लेते हैं उसका। ठीक है, ऐसा समझ लो, डीएनए का एक फोटो ले लेते हैं और उस फोटो के बेसिस पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कहाँ कहाँ काम आती है। ठीक है, जैसे कि कोई क्रिमिनल केसेस हो गया, ठीक है, तो उसमें जो क्रिमिनल है उसको पहचानने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत मदद करती है। कैसे? इसमें जो है हम समझेंगे पहले, फिर आपको समझाते हैं। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर सबसे पहले तो लगभग क्या लिखा मैंने, लगभग अरे यार क्या हो गया बताओ, मैं लगभग नहीं लिख पा रहा हूं। क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको समझा पाऊंगा क्या? बताओ। अब आराम से लिखते ल ग भ ग। ठीक है, अब लिख दिया। लगभग 99.9% डीएनए सब का समान होता है। मतलब आपके अंदर जो डीएनए है या जो जीन है और मेरे अंदर जो डीएनए या जीन है उसमें 99.9% समानता है। जैसा आपका वैसा ही मेरा है। केवल 0.1% असमानता पाई जाती है। केवल 0.1% डीएनए, केवल 0.1% डीएनए अलग होता है। दो इंसानों के डीएनए को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको 99% और उससे भी ज्यादा 99.9% सेम मिलेगा। केवल 0.1% का डिफरेंस आएगा। और यही 0.1% ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। ठीक है, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, 0.1%। कैसे? मान लो ये अपना एक पूरा डीएनए है, ये एक पूरा डीएनए है। तो ये जो डीएनए है उसमें जो हमारा काम का डीएनए है, ठीक है, जिसको हम जीन कहते हैं, तो ये जीन, इसके बीच में कुछ पार्ट ऐसे ही है, फिर से ये जीन, कुछ पार्ट ऐसे ही पड़ा है, ये जीन, कुछ पार्ट ऐसे ही पड़ा है, ये जीन, है ना। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम जंक डीएनए नाम देते हैं। जंक डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, और यही डिफरेंस होता है। ये जो डीएनए होता है ना, इसके पास कुछ रिपीटिंग सीक्वेंस होती है। रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रही है बार बार, रिपीटिंग सीक्वेंस है, कुछ रिपीटिंग सीक्वेंस है जो हर व्यक्ति में, जिनकी संख्या हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, जिनकी संख्या हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। अभी मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे हैं, मैं ये समझा रहा हूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेन इसका थ्योरी है ना, क्या कैसे काम करती है, ये वो चीज मैं बता रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा डीएनए है उसमें ये वाला भाग जीन है। इन जीन के बीच बीच में डीएनए का एक बहुत बड़ा भाग जिसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। वो जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, उसके अंदर कुछ रिपीटिंग सीक्वेंस होती है उस सैटेलाइट डीएनए के अंदर।
और वो जो रिपीटिंग सीक्वेंस होती है, वो जो रिपीटिंग सीक्वेंस होती है उनकी संख्या मेरे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है, सबके अंदर अलग अलग होती है, जो रिपीटिंग सीक्वेंस की संख्या है। ठीक है, और ये जो रिपीटिंग सीक्वेंस होती है इसको हम नाम देंगे VNTR। VNTR फुल फॉर्म इसकी क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडिम रिपीट्स। टेंडिम रिपीट्स यानी कि जो रिपीटेशन है उसके नंबर वेरिएबल है, जो रिपीटेशन है उसके नंबर वेरिएबल है, इसलिए इसको नाम दे दिया VNTR। समझ रहे मेरी बात को? अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इस सैटेलाइट डीएनए को मुख्य डीएनए से आसानी से अलग किया जा सकता है, आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग पीक का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये एक अलग पीक का निर्माण करते हैं। पीक मतलब ग्राफ बनाएंगे, अलग पीक का निर्माण करते हैं। कैसे? मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो इसमें मेरे पास ये ग्राफ आया, ठीक है, तो ये मान लो हमारा बल्क डीएनए, ये हमारा बल्क डीएनए जो कि सब में सेम है, जो कि सब में सेम है, आपके अंदर भी सेम है, मेरे अंदर। ये वाली जो पीक है ये बल्क डीएनए की, लेकिन ये वाली जो पीक है ना ये सैटेलाइट डीएनए की पीक है, ये सैटेलाइट डीएनए की पीक है जो सबके अंदर अलग अलग होता है। ये आपके सबके अंदर अलग अलग होगा। बल्क डीएनए सबके अंदर सेम रहता है, सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो सबके अंदर अलग अलग होता है। मतलब हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार है वो सैटेलाइट डीएनए है। अब सैटेलाइट डीएनए भी दो प्रकार का होता है, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट। एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट, ध्यान से समझना। मैंने कहा हमारा जो डीएनए है उसके दो प्रकार हैं, एक मुख्य डीएनए जिसको बल्क डीएनए कहते हैं जो सबका समान होता है, और एक होता है आपका सैटेलाइट डीएनए जो सब में अलग अलग होता है, और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। सैटेलाइट डीएनए के भी दो प्रकार हैं, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट। इसमें से कौन सा है? तो मिनी सैटेलाइट जो है इसको बोला जाता है VNTR, इसी को बोला जाता है VNTR, और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। मिनी सैटेलाइट ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। मिनी सैटेलाइट डीएनए जो है वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। ये बात समझ में आई आपको? ये बात आपको समझ में आ गई? अब ये रिपीटिंग सीक्वेंस होते कैसे हैं ये अपन देखते हैं, ठीक है। इसको नोट करो फिर मैं आपको बताऊं, इसको नोट करो फिर मैं आपको बताऊं। कर लिया? मिटा दूं? चलो, अब रिपीटिंग सीक्वेंस कैसे होते हैं ये हमें समझना है। मैं तीन इंसान को यहां पे पकड़ता हूं, ठीक है। एक इंसान ये है, दूसरा इंसान और तीसरा इंसान। इनका मैं क्रोमोसोम नंबर 1 देखता हूं, ठीक है, गुणसूत्र संख्या 1 देखता हूं, और इनके ये सैटेलाइट डीएनए मैंने पकड़े हुए हैं। ये व्यक्ति 1, ये व्यक्ति नंबर 2 और ये व्यक्ति नंबर 3, ठीक। अब इसके अंदर जो रिपीटिंग सीक्वेंस है वो मान लो 1 और 7 है, ठीक है। इसके अंदर रिपीटिंग सीक्वेंस 2 और 3 है, और इसके अंदर 5 और 6 है ना। ये रिपीटिंग सीक्वेंस है, कुछ भी हो सकती है इसके अंदर, है ना। इसके अंदर रिपीटिंग सीक्वेंस 1 और 7 मान लो, इसमें 2 और 3 मान लो, और उसमें मान लो आप 5 और 7। चलो देखो, इसको ऐसे समझो, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें हम 3 व्यक्ति लेते हैं, 1, 2 और 3। अब हर एक गुणसूत्र के हम द्विगुणित है तो उसके 2 भाग आएंगे, एक माता से और एक पिता से, ठीक है। इसमें भी एक माता से एक पिता से, एक माता से एक पिता से। तो इसमें जो रिपीटिंग सीक्वेंस है इसके अंदर आप मान सकते हैं, इसमें रिपीटिंग सीक्वेंस है आपकी 3 और इसमें रिपीटिंग सीक्वेंस है आपकी 4, ठीक है। जो गुणसूत्र मां से आया हमारे अंदर उसके अंदर 3 रिपीटिंग सीक्वेंस है, पिता से आया उसमें 4 है। इस व्यक्ति के अंदर जो गुणसूत्र मां से आया उसके अंदर 2 रिपीटिंग सीक्वेंस है, ठीक है, और जो इसके पिता से आया उसके अंदर 5 रिपीटिंग सीक्वेंस है।
ठीक है, इसके अंदर ये 3 थी, ये 4, इसमें 2 5, और ये जो है इसके अंदर मान लो इसमें जो आया उसमें आपके 1 थी और इसके अंदर 7 थी, ठीक है, ये 7 है, ये वाली 1 है, तो ये इसके अंदर अलग अलग रिपीटिंग सीक्वेंस हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। मैंने कहा मैंने 3 व्यक्ति को पकड़ा, क्यों पकड़ा? मान लो कोई केस हो गया, ठीक है, कोई मर्डर हो गया, केस क्या, कोई मर्डर हो गया, और अब जो वो मर्डर है वो किसने किया ये पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये 3 व्यक्ति है ना, इनमें से ही किसी ने किया होगा, लेकिन कोई भी नहीं कह रहा है कि मैंने किया है ना, कोई भी कबूल नहीं कर रहा है, तो फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? उन तीनों व्यक्तियों के अंदर जो रिपीटिंग सीक्वेंस है वो उनकी संख्या अलग अलग होगी, उनका सैंपल कलेक्ट करेंगे, वो तो हम समझने वाले हैं। लेकिन मान लो ये जो पहले व्यक्ति है, इसका ये जो है गुणसूत्र एक माँ से आया एक पिता से आया, हर व्यक्ति में 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 2 मतलब एक माँ से आता है एक पिता से आता है, तो इसमें रिपीटिंग सीक्वेंस 3 और 4 थी, 2 और 5 थी, और 1 और 7 थी, ये थी। अब क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप तो वो सिंपली आप लिख सकते हैं सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन। दूसरा स्टेप आप लिख सकते हैं डीएनए का पृथक्करण, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक स्टेप के तौर पे आप लिख सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता है कट करने का, तो यहाँ पे डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब है, यहाँ पे ये जो मान लो ये डीएनए हमने लिया, ठीक है, डीएनए को पृथक कर लिया, ये डीएनए लिया, तो ये तो हमारे काम का है, सैटेलाइट डीएनए है। इसके अलावा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको कट करके अलग करना, इसको कट करके अलग करना, ये वाला, ठीक है, तो ये जो कट करके बचे हुए पार्ट को जो कट करता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी कि अब हमारे जो काम का पार्ट है सैटेलाइट डीएनए वही हमारे पास बचा हुआ है, बाकी का डीएनए हमने कट कर लिया, ठीक है, जो अनयूज्ड पार्ट है हमारे काम का नहीं है उसको हमने कट कर लिया, और इस स्टेप को कहते हैं थर्ड जो डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चौथा जो स्टेप है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए के खंडों को उनकी साइज के अनुसार पृथक पृथक करना, पृथक पृथक करना, साइज के अनुसार, जो छोटा है उसको पहले, जो बड़ा है उसके बाद, जो उससे भी बड़ा है उसको उसके सबसे लास्ट में, है ना। तो ये अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा एक प्रोसेस है, इसको अगर आपको समझना है तो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है, तो हर जगह इसको अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं कि इसमें क्या होती है। एक एग्रोज जेल होती है, ये मान लो एग्रोज जेल है, ठीक है, ये एग्रोज जेल का टुकड़ा होता है। इस एग्रोज जेल के टुकड़े के अंदर यहाँ पे ये जो डीएनए है इनको, इनके टुकड़ों को डाला जाता है, यहाँ पे डालने के लिए खांचे वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे इन डीएनए के टुकड़ों को डाला जाता है। ये क्या है, हमारी एग्रोज जेल। अब आपको पता है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है चार्ज लगाया जाता है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये एग्रोज जेल है। एग्रोज जेल में हम डीएनए के टुकड़े डालेंगे और इधर चार्ज लगा रहता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव से क्या होगा, रिपल्स होगा, है ना, इससे दूर भागेगा, और पॉजिटिव की तरफ भागेगा। अब पॉजिटिव की तरफ ज्यादा फास्ट कौन भाग पाएगा, जो छोटा है, जिसका भार कम है। भाई जिसका भार कम है वह छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो जो छोटा है वो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा। समझ रहे मेरी बात। तो ये डीएनए, अपने डीएनए की जो फ्रेगमेंट है वो साइज के अनुसार पृथक पृथक हो गए, देख रहे हो आप यहाँ पे, साइज के अनुसार यहाँ पे ये पृथक पृथक हो गए। इसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, इसे क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। पांचवा जो स्टेप है, इन डीएनए के खंडों को, इन डीएनए के खंडों को एग्रोज जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर स्थानांतरित करना। और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक। सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक क्या होती है, डीएनए के खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया,
या तकनीक, उसे सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, किसने खोजी ये सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक? फ्रेडरिक सेंगर ने, फ्रेडरिक सेंगर ने। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हमारे हो गए, हमने इनको अलग अलग कर भी दिया साइज के अनुसार। अब इन खंडों को अलग अलग जो है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर स्थानांतरित करेंगे, अलग अलग पेपर स्थानांतरित करेंगे। कैसे? देखो, 3 पेपर लेंगे क्योंकि 3 व्यक्ति थे। ठीक है, चलो, अब जो पहले वाला था उसके अंदर क्रोमोसोम रिपीटिंग सीक्वेंस 3 थी और 4 थी। दूसरे वाले के अंदर 2 थी, ये 2 थी और 5 थी। और इसके अंदर 1 थी और 7 थी। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारा पहला व्यक्ति है, ये हमारा दूसरा व्यक्ति है, ये हमारा तीसरा व्यक्ति है। ये क्या है? नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर है, जिसपे हमने डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग लगा दिया। अब ये डीएनए के टुकड़े तो लगा दिए, अब इनको हम देख थोड़ी पाएंगे, है ना, इनके अंदर कोई कलर तो होता नहीं है, तो कैसे देख पाएंगे? तो इसके लिए इनके साथ छठा जो स्टेप है, प्रोब ऐड करेंगे। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रोब जोड़ेंगे। प्रोब क्या होते हैं? एसएसडीएनए होते हैं। प्रोब क्या होते हैं? एसएसडीएनए होते हैं। रेडियोधर्मी प्रोब जोड़ेंगे जो कि इन डीएनए खंडों के पूरक होते हैं, इन डीएनए खंडों के पूरक होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो इसके अंदर है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब होगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब क्यों जोड़ रहे हैं ये समझाऊंगा मैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जुड़ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जुड़ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जुड़ जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जुड़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ये क्या है? प्रोब है। ये क्या है? प्रोब है। और ये क्या है? मुख्य जो हमारा डीएनए है, मुख्य डीएनए है। ठीक है, ये हमारा मुख्य डीएनए, इसके साथ प्रोब ऐड कर दिए, रेडियोधर्मी प्रोब ऐड किए। क्यों? क्योंकि 7वां जो स्टेप करेंगे वो हम करेंगे इसको, अब क्या करेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी मेथड की सहायता से, स्व विकिरणी जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से अब हम इनको क्या करेंगे? देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑटो रेडियोग्राफी मेथड से इनका प्रोफाइलिंग बनाएंगे, है ना। तो ये आपके 7 स्टेप के अंदर पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 7 स्टेप है। प्रोब को क्यों जोड़ा? ताकि हम इसको देख सके। ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसके साथ में जुड़ गया, तो अब हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये उसके साथ में जुड़ता है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको देख पाते हैं। फिर फाइनली इसको हमने देख लिया, फिर हमने इसको ऑटो रेडियोग्राफी मेथड से इसका एक डीएनए प्रोफाइलिंग बना लिया, एक चित्र हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब मान लो ये चित्र हमने प्राप्त कर लिया, तो अब जो मान लो खूनी है, सॉरी जिसका मर्डर हुआ है, उसका डीएनए प्रोफाइलिंग मैच कराएंगे। और मान लो उसका डीएनए प्रोफाइलिंग कुछ इस प्रकार का आ रहा है, तो हमें पता है ये मर्डर जो है वो थर्ड वाले ने किया, उसके साथ कंपेयर करवा देते हैं, और जिसके साथ में ये मैच हो जाता है वही उसका क्रिमिनल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? वही उसका क्रिमिनल हो जाएगा। पूरा प्रोसेस समझ में आया? बहुत आसान है। पहले मैंने कहा हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। किसका सैंपल कलेक्ट करेंगे? सैंपल कलेक्ट किसका करेंगे? उसका भी करेंगे जिसका मर्डर हुआ है, और उस व्यक्ति का भी करेंगे। देखो, मैं इसको मर्डर के केस में पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ मर्डर में ही काम आता है, इसके अलावा ये बहुत सारे काम है जो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मान लो जिसका मर्डर हुआ है उसका भी सैंपल लेंगे, और वहां पे कुछ सैंपल आपको मिले, ठीक है, वो भी आपने कलेक्ट कर लिया। या सैंपल नहीं मिले, किसी दूसरे व्यक्ति के नाखून, बाल, कुछ भी मिल सकता है, वो मिला तो उसको कलेक्ट कर लेना। वो नहीं मिलता है और आपको शक है कि इन 3 लोगों में से ही किसी ने इसको मारा है, तो उन 3 लोगों के डीएनए को कलेक्ट करेंगे अपन। तो फिर वो डीएनए उसका पृथक करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर पृथक करेंगे। डीएनए पृथक कर लिया, अब उस डीएनए में से जो हमारे काम का भाग नहीं है, यानी कि जो मुख्य डीएनए, उसको अलग कर लेंगे। हमें तो सिर्फ सैटेलाइट डीएनए चाहिए, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार सैटेलाइट डीएनए है, तो सैटेलाइट डीएनए को हमने अलग कर लिया। तो इस प्रोसेस को कहेंगे डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट कर देता है। चौथे स्टेप में मैंने कहा कि अब ये जो डीएनए के खंड है, इनको साइज के अनुसार पृथक करेंगे।
ये तो बिखरे हुए पड़े हैं, छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे। तो इनको साइज के अनुसार एक सीक्वेंस में हम अलग अलग करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा हमने डीएनए को अपनी साइज के अनुसार अलग अलग कर लिया। अब इन डीएनए को एग्रोज जेल से हम नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर ट्रांसफर करते हैं। तो इन डीएनए के खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर ट्रांसफर करने की तकनीक को सदन ब्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। अब डीएनए का रंग तो होता नहीं है, ये तो हमें दिखेंगे नहीं, तो अब इनके साथ में प्रोब ऐड कर दिया जाता है। प्रोब क्या होते हैं? एसएस डीएनए होते हैं जो रेडियोधर्मी नेचर के होते हैं। तो ये इनके होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। मान लो 2 वाला है तो इसके साथ वही प्रोब जुड़ेगा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे नहीं कि कोई भी आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इनके साथ में जुड़ जाएगा। इनको साथ जोड़ने का जो हमारा टारगेट है, वो इसका औचित्य क्या है इसको साथ जोड़ने का, ताकि हम इन खंडों को देख पाए। इनको रियल में जो डीएनए के खंड है उसको तो नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कलर नहीं होता है। तो इसके लिए इनको इनके प्रोब इनके साथ में जोड़ा जाता है। तो प्रोब जोड़ेंगे तो ये आसानी से दिख जाएंगे। अब अगर ये आसानी से हमको दिख गए कि ये वाले खंड है, तो फिर उसको ऑटो रेडियोग्राफी मेथड से उसका हम एक चित्र बना लेंगे। ठीक है, अब अगर इन तीनों का चित्र आ गया और इस मर्डर जिसका मर्डर हुआ है उसका भी चित्र हमें प्राप्त कर लिया इसी मेथड से, तो फिर मिला लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, जिसके साथ में मैच हो जाएगा वही असली क्रिमिनल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है जो आपको समझना है। समझ में आया है तो बताओ, समझ में आया है तो बताओ। अब इसका प्रयोग कहां कहां पे कर सकते हैं? देखो, इसका प्रयोग कहां पे कर सकते हैं? एक तो क्रिमिनल केसेस में, ठीक है, और दूसरा मैटरनल व पैटर्नल विवादों को सुलझाने में। दो इसके मुख्य उपयोग माने जा सकते हैं। मैटरनल और पैटर्नल विवादों को सुलझाने का मतलब है, एक कोई बच्चा है, ठीक है, और उस बच्चे के जो है फादर का पता नहीं है कि कौन से पिता है। ठीक है, कोई केस हो सकता है XYZ कि इसका पिता कौन है। ठीक है, 2 व्यक्तियों पे डाउट है और वो माँ कह रही है कि इसका पिता ये है, और जो जिसको ऊपर वो आरोप लगा रही है वो कह रहा है कि मैं इसका पिता नहीं हूं। तब इसका कैसे पता लगेगा? फिर इसका पता लगेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है, तो फिर जिसके साथ वो मैच करेगा उसका वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके 2 उपयोग हो सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। ठीक है, अब एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ये किसने विकसित की? तो ये जो है इसके जनक माने जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है? इसके जनक माने जाते हैं एलेक जेफरी। 1985 में इन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, एलेक जेफरी 1985 ने इनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। और भारत में इस तकनीक का जो विकास किया वो किया लालजी सिंह ने। 2 साइंटिस्ट हैं, लालजी सिंह और प्रोफेसर कश्यप। ठीक है, तो ये नाम भी आप ध्यान में रख लेना। जनक आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी सारी चीजों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इन चीजों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, डन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारी कंप्लीट होती है। अब एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझने लायक जो भी था वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ओपेरॉन सिस्टम में ही था। अब इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इनको जो मैं लिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको आपको याद रखना है। और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो सारे मैं आपको लिखवा दूंगा। उससे बाहर आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर अब अपने आप माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और ध्यान से बस सुनते जाना है। ठीक है, इतना दिमाग अब खर्च नहीं करना है। इसको शॉर्टकट में HGP भी बोल सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हिंदी में मानव जीनोम परियोजना। समझ रहे मेरी बात को? क्या समझना है इसमें? तो कुछ समझना ही नहीं है। देखो, अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1990 में। ये पॉइंट लिखा रहा हूं, 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ। 2003 में पूरा हुआ, 13 साल इसमें लग गए। ठीक
ठीक है। लेकिन लेकिन पहले यानी कि फर्स्ट जो गुणसूत्र है, पहले गुणसूत्र का अनुक्रम मई 2006 में पूरा हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। मई 2006 में पूरा हुआ। तो नॉर्मली आपसे पूछे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में, समाप्त 2003 में। लेकिन फर्स्ट गुणसूत्र जो है उसके अंदर मई 2006 लग गई थी उसके पूरे अनुक्रम को ज्ञात करने में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। मेगा मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। क्यों मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कारण सुनो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, इसके रीजन क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा करने में 9 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था। कितना खर्चा आया था? अब आप घर पे बैठ के जोड़ना, रुपए में कितने रुपए हो जाएंगे। 9 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था, अमेरिकन डॉलर है ये। ठीक है, ठीक है। एक बेस पेयर को अनुक्रम करने में, उसका सीक्वेंस देखने में, ज्ञात करने में, अनुक्रम का मतलब उसका सीक्वेंस हम देखना चाह रहे हैं। अनुक्रम करने में $3 का खर्चा आया। $3 का खर्चा आया। अब मानव की एक कोशिका में कितना बेस पेयर होता है पता है आपको? 3.6 × 10⁹ इतना बेस पेयर होता है एक कोशिका में। और एक बेस पेयर को ज्ञात करने में $3 का खर्चा आ रहा है। कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये हो गया दूसरा। तीसरा, इससे उत्पन्न डाटा को, किससे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो डाटा उत्पन्न हुआ, इससे उत्पन्न डाटा को अगर बुक में लिखा जाए, नोटबुक में, बुक कुछ भी कह सकते हैं, अगर बुक में लिखा जाए तो 3300 बुक की आवश्यकता होगी। 3300 बुक्स की आवश्यकता होगी। और ऐसे नहीं है कि जो 3300 बुक है उसमें 4-4 पन्ने हैं। हर बुक में 1000 पेज हो, 1000। और सुनो, हर पेज में 1000 अक्षर हो, 1000 अक्षर हो। इतना डाटा उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट नाम दिया गया। मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा? क्योंकि इसको पूरे को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा करने में $9 बिलियन का खर्चा आया। 9 बिलियन, यानी कि अगर इसके हिसाब से एक बेस पेयर को अनुक्रम करने में इनको $3 का खर्चा आ रहा था। और इससे जो डाटा उत्पन्न हुआ, उस डाटा को अगर अपन लिखने बैठे तो हमें 3300 बुक की रिक्वायरमेंट होगी। और हर बुक में 1000 पेज और हर पेज में 1000 अक्षर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हमने ये समझ लिया, कब स्टार्ट हुआ, कब बंद हुआ, और इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। अब हमें समझना है कि इसका उद्देश्य क्या था और इसका रिजल्ट क्या निकला। 2 चीजें हमें और देखनी है। एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, 3-4 बातें हम बताएंगे आपको, और एक इसमें क्या क्या रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट हमें देखना है। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट हमें अभी और बचा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। चलो, अब हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करने का क्या उद्देश्य था, क्यों इतना खर्चा किया। कुछ तो रीजन होगा, ऐसे थोड़ी है। इसका उद्देश्य, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि पूरे मानव जीनोम को अनुक्रम करना। इनका उद्देश्य था कि जो मानव का संपूर्ण जीनोम है, पूरे मानव जीनोम का अनुक्रम करना, तथा साथ ही साथ 20 से 40 हजार जीनों को पहचानना। ठीक है, 20 से 40 हजार जीनों को पहचानना। ठीक है, इनका उद्देश्य बता रहा हूं कि इनका लक्ष्य था कि पूरे मानव जीनोम का हम अनुक्रम
करेंगे और 20 से 40 हजार तक जीनों की पहचान करेंगे कि उनका क्या काम है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं जीनों के कार्य ज्ञात करना। जीनों के कार्य ज्ञात करना, कौन सा जीन क्या काम कर रहा है, जीनों के कार्य ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा, तीसरी, उत्पन्न डाटा को स्टोर करके संभाल के रखना। ठीक है, जो इससे डाटा उत्पन्न होगा हम उसको स्टोर रखेंगे, संभाल के रखेंगे, और इससे उत्पन्न जो डाटा है इसको संभालने के लिए, डाटा को संभालने के लिए विज्ञान की एक अलग शाखा बनाएंगे। विज्ञान की एक अलग शाखा बनाएंगे जिसे नाम दिया इन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो भी डाटा उत्पन्न होगा हम उसको स्टोर रखेंगे, संभाल के रखेंगे, और इसको विज्ञान की एक अलग शाखा में रख देंगे जिसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान जो डाटा उत्पन्न हुआ उसको जिस शाखा में रखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। ये बात है। और एक आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि ह्यूमन के अलावा कुछ अन्य जीवों के जीनोम का भी अनुक्रम किया गया। जीनोम का भी अनुक्रम करना। वो जीव कौन से हो सकते हैं? उसके अंदर ई कोलाई हो सकता है, चावल, ओराइजा सटाइवा जिसको कह सकते हैं। एक यीस्ट था सैक्रोमाइसिस सेराइविसी। ठीक है, सेराइविसी ये एक यीस्ट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ निमेटोड्स वगैरह थे जिनका अनुक्रम इन्होंने किया। तो ये इनके उद्देश्य थे कि भाई हम पूरे मानव जीनोम का अनुक्रम करेंगे और 20 से 40 हजार तक जीनों को पहचानेंगे, उनके कार्य ज्ञात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि इससे जो डाटा उत्पन्न होगा हम उसको स्टोर करेंगे और उसको एक अलग ब्रांच में हम रखेंगे जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम देंगे। और इनका एक ये भी उद्देश्य था कि मानव जीनोम को तो हम अनुक्रम करेंगे ही करेंगे, इसके साथ कुछ अन्य जीवों का भी जो जीनोम है उसका भी अनुक्रम करेंगे, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो हम कई जगह पढ़ते हैं, बहुत जगह इंपॉर्टेंट काम आता है, उसका भी हम करेंगे। सैक्रोसेरामिसी एक यीस्ट होता है और चावल एक जो धान होता है, इनका भी इन्होंने अनुक्रम किया। था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि इसके रिजल्ट में क्या मिला। चलो लिख लिया, ठीक। अब हमें पढ़ना है इसका रिजल्ट। ठीक है, इतना खर्चा कर दिया, इससे हमें प्राप्त क्या हुआ, मिला क्या, वो देखना है ना। तब इसका रिजल्ट हम देखेंगे। रिजल्ट पहले जो हमारा मानव जीनोम है, मानव जीनोम का आकार कितना है? मानव जीनोम का आकार मिलियन बेस पेयर है। मिलियन बेस पेयर। हमारे जो जीनोम है उसका आकार कितना है? 3164.7 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। इतना लंबा डीएनए है। ठीक है, इतना बड़ा डीएनए, लंबा तो होता ही है। दूसरी बात, मानव जीनोम के अंदर लगभग 30,000 जीन प्राप्त हुए। लगभग 30,000 जीन प्राप्त हुए। 30,000 जीन ही मिले। ठीक है, लेकिन पहले इसका जो अंदाजा था, पहले इसका अंदाजा 80,000 से 1,20,000 था, है ना। तभी तो हमने बात की उद्देश्य में कि 40 से 50,000 जीनों के हम कार्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि पहले इसका अंदाजा था कि लगभग 1 लाख या 80,000 के आसपास जीन हमारी बॉडी में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। 30,000 ही जीन मिले।
ठीक है। तो हमारी बॉडी में टोटल लगभग 30,000 जीन होते हैं, ठीक है। और इनमें से 50% जीनों के कार्य ज्ञात ही नहीं है, 50% जीनों के कार्य ज्ञात ही नहीं है, कार्य ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला अभी, ठीक है। चौथी बात, मानव जीनोम का केवल 1.5% भाग जो है वो प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, केवल 1.5%, या आप कह सकते हैं 2% से कम। 1.5% भाग ही प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। ये हमें जो रिजल्ट मिला उसकी बात मैं कर रहा हूं। मानव जीनोम का एक बहुत बड़ा भाग पुनरावर्ती डीएनए का बना होता है। मानव जीनोम में एक बहुत बड़ा भाग पुनरावर्ती डीएनए का है। कितना? लगभग 25%, ठीक है। छठी बात, एक जीन का जो औसत साइज है, एक जीन का औसत साइज कितना है? मतलब नॉर्मली अगर देखें तो 3000 बेस पेयर है, लेकिन सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन कहां पे पाया जाता है? प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम। लिख देना, ये एक्स क्रोमोजोम पे पाया जाता है डिस्ट्रोफिन, जिसकी साइज 2.4 मिलियन बेस पेयर है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़ा है। मैंने यहां पे बात की कि अगर औसत देखे, एवरेज निकाले तो 3000 बेस पेयर है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे अंदर जीन है डिस्ट्रोफिन जीन, जो एक्स क्रोमोजोम पे पाया जाता है, उसकी साइज 2.4 मिलियन बेस पेयर है। और सबसे छोटा TDF जो कि वाई क्रोमोजोम पे पाया जाता है, प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोजोम, और इसकी साइज कितनी है? इसकी साइज 14 बेस पेयर है, ओनली 14 बेस पेयर है। समझ रहे मेरी बात? सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन जीन कहां पे पाया जाता है? एक्स क्रोमोजोम पे, साइज कितनी है? 2.4 बिलियन बेस पेयर। सबसे छोटा जीन TDF वाई क्रोमोजोम पे पाया जाता है, साइज कितनी है? 14 बेस पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अंदर, मतलब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो ये इसका रिजल्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसका रिजल्ट है, वो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और याद कर लेते हैं। सातवीं बात, सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है, सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? ये पहले भी बात की थी मैंने, फर्स्ट वाला, क्योंकि उसका अनुक्रम मई 2006 में पूरा हुआ था, बाकी सबका पहले ही हो गया। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? वाई। सबसे छोटा कौन सा है? वाई। ये जो सबसे बड़ा गुणसूत्र है फर्स्ट, इस पे कितने गुणसूत्र होते हैं? 2968, ठीक है। इस पे 2968 गुणसूत्र होते हैं, और इस पे कितने गुणसूत्र होते हैं? 231 गुणसूत्र होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा गुणसूत्र फर्स्ट होता है, सबसे छोटा वाई होता है। फर्स्ट गुणसूत्र सबसे बड़ा होता है, इस पे कितने जीन पाए जाते हैं? 2968। सबसे छोटा वाई होता है, इस पे कितने होते हैं? 231, ठीक है। इतने जीन इस पे पाए जाते हैं। तो ये इसका रिजल्ट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये इसका पूरा रिजल्ट और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। हाँ, एक बात छोटी सी और बता दूं मैं आपको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान, कहाँ पे लिखूं मैं इसको? इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा के, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान मानव जीनोम खंडों के परिवहन हेतु, परिवहन मतलब इधर से इधर ले जाने हेतु BAC तथा YAC वेक्टर्स का प्रयोग किया गया, वेक्टर्स का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि इनकी वहन क्षमता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनकी वहन क्षमता ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे BAC और YAC क्या होता है? BAC का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC का मतलब यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इन वेक्टर का प्रयोग किया गया। तो ये आपका पूरा जो है चैप्टर समाप्त होता है, एकदम फिनिश, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप खुद बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन होगा, उसके अंदर हम इवोल्यूशन को पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तब तक आप इसको बढ़िया से रिवाइज करके रखिए और अपनी तैयारी को एकदम दमदार बना के रखिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है तो एक बार इसको शेयर आप ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।